हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या हार्ट फेलियर की पेशेंट्स प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। फीमेल पेशेंट जिनको किसी भी प्रॉब्लम से हार्ट फेलियर हो गया हो, चाहे हार्ट अटैक से रिलेटेड हुआ हो, वाल्व का प्रॉब्लम हो, जन्म से कोई प्रॉब्लम हो, तो वैसे पेशेंट में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए कि नहीं, किस स्टेज में करना चाहिए, करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे कि प्रॉब्लम्स आने का चांस कुछ हद तक कम हो जाए, कार्डियोलॉजिस्ट से फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए फॉलोअप की, और किन पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क हो सकता है अगर आपको हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है। तो हमने वैल्वुलर हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और इस तरह के और अलग अलग टॉपिक्स किए हैं। आज स्पेसिफिकली सिर्फ हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स का प्रेगनेंसी में कब प्लान करना चाहिए कब नहीं, उस पर विशेष डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहले अगर आपको हार्ट फेलियर है तो ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि किस स्टेज का, कितने तरह का हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर में स्टेज ए से स्टेज डी तक, यानी 1 से लेकर 4 तक हार्ट फेलियर का स्टेजेस होता है। 1 सबसे माइल्ड माना जाता है, 4 सबसे सीवियर माना जाता है। अलग अलग लोग को सिम्टम का भी स्टेटस अलग अलग होता है, कितना लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, पंप फंक्शन कितना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है जिसको टेक्निकली कंसिडर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ ऑब्वियसली पेशेंट के लेवल पर कर पाना इतना इजी नहीं है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो सबसे पहले उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करके हार्ट फेलियर होने के 3-4 महीने के बाद या सडनली आप जो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ना उसको दवा प्लान करने का टाइम मिलता है, ना रिस्क प्रेडिक्ट करने का टाइम मिलता है, ना आपकी प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ों को सावधानी रखने की ज़रूरत है वो डिस्कस करने का टाइम मिलता है, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब कभी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन के साथ अगर आप मिलेंगे तो वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एंटिसिपेट करके आपको बता पाएंगे कि क्या आपको प्रेगनेंसी करनी चाहिए कि नहीं, और करनी चाहिए तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो आपको बेटर वे में डिस्कस करके बता पाएंगे। आप प्रेगनेंसी प्लान करने के 4 महीने या 6 महीने के बाद जाओगे, जब अबॉर्शन के लिए भी बहुत लेट हो चुका होगा, तो कई बार दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है कि फीमेल पेशेंट्स 4-6 महीने के बाद हमारे पास आती है जिनको वाल्व का सीवियर प्रॉब्लम होता है या हार्ट बुरी तरह से फेल होता है, पंपिंग 20-30% होता है। फिर वो आते हैं हमारे पास और उस समय में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उनको बोलना पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि उस समय वो टर्मिनेशन का ऑपरेशन भी बहुत रिस्की है। जो भी हार्ट टॉलरेट करे वो भी बड़ा मुश्किल माना जा सकता है। तो ये एक बड़ा इशू है कि प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ हो या आपको जैसे पता चल रहा है कि आपका मेंसेस मिस हो रहा है, उस समय आप तुरंत डॉक्टर को जाके प्लान करना चाहिए। अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो पहले डिस्कस करें। मान लीजिए अनप्लान्ड भी है, सडनली आपने कंसीव कर लिया, आपको पता चल रहा है कि आपका मेंसेस डिले हो रहा है, तो उसी टाइम डॉक्टर को जाके डिस्कस करिए कि अभी प्रेगनेंसी जस्ट हुआ है कंसेप्शन, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें, और रखें तो क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसको आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिसिन जो है वो आपके डॉक्टर प्लान आउट करेंगे, क्योंकि कुछ हार्ट फेलियर की मेडिसिन जैसे कि रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, यानी कि रामिप्रिल, एनाराप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये ग्रुप की मेडिसिन है, या और आर्नी ग्रुप की मेडिसिन है, वेल्सार्टन, सैगोबेट्रिल, एआरबी ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो कि बीपी में भी काफ़ी कॉमनली देते हैं, लोसार्टन, वेल्सार्टन, कैंडिसार्टन, ये सारी मेडिसिन है। ये सारी हार्ट फेलियर में हर स्टेज में मना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आप इसको नहीं दे सकते। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स का भी प्रेगनेंसी में सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एल्डेक्टोन या स्पाइनोलेक्टोन का भी प्रेगनेंसी में सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स में भी खाली कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का थोड़ा बहुत सेफ्टी प्रेगनेंसी में डॉक्यूमेंटेड है। तो कौन सी दवा आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो, कौन सी नहीं, पेशाब बढ़ाने वाली दवा भी देखिए ज़्यादा डोज में नहीं ले सकते, नहीं तो बच्चे का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आप ले सकते हो कि नहीं और कौन सी दवा ले सकते हो वो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अनप्लान्ड वे में अगर प्रेगनेंसी करते हो और कुछ भी दवा कंटिन्यू रहती है तो ये बच्चे पर नुकसान कर सकती है, बच्चे का हार्ट, किडनी, ये सब डैमेज हो सकता है। और जब आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो चुका है तब बहुत लेट हो जाता है और उसके बाद बच्चा ज़िंदगी भर परेशान होता रहता है। तो कोई भी दवा आप ले रहे हो प्रेगनेंसी के दौरान उसको प्रॉपरली प्लान करके लीजिए। आइडियली तो हम ये मान के चलते हैं, गोल्डन प्रिंसिपल ये रहता है कि जितनी मेडिसिन कम दे सको उतना कम रखो, जितना ज़्यादा आप मेडिसिन दोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मिनिमम मेडिकेशन पर पेशेंट को कर दीजिए। एज अ डॉक्टर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है और पेशेंट को भी डॉक्टर के साथ ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, जितना पॉसिबल हो मेडिसिन कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा मेडिसिन होगी उतना साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शन का चांस ज़्यादा होगा। और
जितना हद तक पॉसिबल हो अगर आप सिर्फ बीटा ब्लॉकर पर मेंटेन करो तो ज़्यादा अच्छा है पेशेंट को। अगर आप बाकी सारी मेडिसिन भी अगर पेशेंट ले रहा है या डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो फिर उसका रिस्क को डिस्कस करके मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, जिसके साथ हार्ट फेलियर काफ़ी बार एक एडिशनल बैगेज में या पैकेज में आता है, तो उनको डिस्कस करना जरूरी है कि शुगर है तो क्या लेना है, बीपी है तो क्या लेना है, थायराइड है तो क्या लेना है, किस डोज पे लेना है, अगर किसी को वाल्व का प्रॉब्लम है तो क्या लेना है, खून पतला करने की दवा चल रही है तो वो कैसे लेनी है, किस डोज पे लेनी है। खासकर जिन लोगों को पहले से वाल्व का रिप्लेसमेंट हो चुका है उनको एंटीकोएगुलेशन के लिए क्या करना है वो एक अलग टॉपिक है, वो एक सेपरेट वीडियो में हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया है, एंटीकोएगुलेशन इश्यूज इन प्रेगनेंसी। वो आज उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये चीज़ें भी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा डोज में ब्लड थिनर्स ले लिया तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर डोज नहीं लिया, कम लिया, तो पाँव में क्लॉटिंग, हार्ट में क्लॉटिंग, वाल्व में क्लॉटिंग, सब जगह प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो वो सब चीज़ों को भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, कौन सी मेडिसिन चल रही है, यानी प्रेगनेंसी के साथ हार्ट फेलियर के साथ जो कोमॉर्बिड बीमारियां हैं जो एसोसिएटेड है उनका भी ध्यान रखना है। कॉन्ट्रासेप्शन को भी कंसिडर करना है। मान लीजिए आपका हार्ट फेलियर इतना ज़्यादा सीवियर है कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखा जाएगा। मान के चलिए जिन लोग का पंप फंक्शन या इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है और जिनको चलने फिरने में या रूटीन एक्टिविटीज़ करने में सांस फूल रही है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज़्यादा है, वाल्व में सीवियर डैमेज या लीकेज है ऑलरेडी, या सीवियर स्टेनोसिस है, ये लोग को प्रेगनेंसी का हाई रिस्क कैटेगरी में माना जाएगा और इनको एडवाइस किया जाता है कि प्रेगनेंसी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारी ही प्रेगनेंसीज लास्ट स्टेज में बिगड़ती हैं। इसमें होता यह है कि जब बच्चे का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो फिर धीरे धीरे करके वो बॉडी पर वेट लोड बढ़ने लगता है, यानी कि हार्ट को और ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, माँ के लिए भी और बच्चे की दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ब्लड पंप करना पड़ता है, जो कि हार्ट उस स्टेज में नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट डायलेट होता है तो लीकेज बढ़ते हैं, हार्ट डायलेट होता है, ज़्यादा ब्लड फोर्स होता है तो स्टेनोसिस वाले वाल्व की रिगर्गिटेशन वाले लेजन दोनों ही बिगड़ने लगते हैं, वाल्व के ग्रेडियंट्स बिगड़ने लगते हैं, हार्ट फेलियर बिगड़ने लगता है, और पेशेंट को कंडीशन इतनी कई बार खराब भी हो जाती है कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो जाता है, दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी अगर सिवियर आपको वाल्व का प्रॉब्लम है, जहाँ प्रेगनेंसी में चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकती है, वह प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। और खासकर 5वें महीने जब बच्चा 20 से 25 हफ्ते का हो, उससे पहले इसको प्लान करना है। एक बार 20-25 हफ्ते का बच्चा हो गया या आपका 5वां-6वां महीना कंप्लीट हो गया, फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जाएंगे भी तो भी जान का खतरा होगा, माँ और बच्चे दोनों के जान का खतरा होगा। ऑब्वियसली बच्चे को टर्मिनेट कर रहे हो तो बच्चे के लिए आप उतना बॉदर्ड नहीं हो, लेकिन माँ के जान के लिए एटलीस्ट डेफिनेटली खतरा हो जाएगा। तो आपको वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना भी है तो डिसीजन पहले 2-3-4 महीने के अंदर ही हो जाए तो बेस्ट है, जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट फंक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर करिए, हार्ट कैसा चल रहा है। हर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 3 बार पेशेंट का इको होना चाहिए, इसमें हार्ट कैसा प्रेगनेंसी को टॉलरेट कर रहा है वो आपको देख सकते हैं। हार्ट फेलियर बढ़ तो नहीं रहा है, वाल्व डायलेशन बढ़ तो नहीं रहा है, कोई और नई पैथोलॉजी या प्रॉब्लम तो नहीं चालू होगी, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ऑटो इम्यून पैथोलॉजी की वजह से हार्ट और ज़्यादा फेल भी हो सकता है, पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं। तो पहले से जिनको हार्ट फेलियर है उनको अगर ऐसा हो गया, उनको ऑब्वियसली रिस्क पहले से ज़्यादा ही होता है, अगर उनको ऐसा हो गया तो फिर जान बचाना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो अगर वैसा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो बार बार उसको स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। माँ का हार्ट रेट, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ का डायबिटीज़ का सिचुएशन, कितना ओवरऑल सैचुरेशन रह रहा है, कैसा स्टैमिना रह रहा है, और इको, ईसीजी, ये सारी चीज़ें आपको हर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको कंपेरेटिवली थोड़ा नॉलेज रहेगा कि कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है, और अगर बिगड़ रही है तो उस हिसाब से आप करेक्टिव मेजर्स पहले से ले सकते हो, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कंडीशन बिगड़ने से पहले आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फ्लूइड बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को हम फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, पर उतना फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन अगर आपने हार्ट प्रेगनेंसी के दौरान किया तो बच्चा और माँ दोनों डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे बच्चे को खतरा हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो कितना पानी मेंटेन करना है उसको आप प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही पानी ले तो बुरा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली आपको हार्ट फेलियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो बहुत कैलकुलेटेड वे में पानी रखना पड़ेगा। मे बी नॉर्मल से आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल अगर सीवियर हार्ट फेलियर में हम 1 लीटर रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि चाय कॉफ़ी जूस से मिला के दिन भर में 1 लीटर पे रखना है, तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1 के बजाय 1.5 लीटर पर जा सकते हैं। थोड़ा सा उसको बेटर वे में मैनेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट है कि अगर प्रेगनेंसी का किस तरह से आपको प्लान करना है डिलीवरी, उसको प्रॉपरली कंसिडर करिए। आपको डिलीवरी किस हॉस्पिटल में करनी है, वहाँ फैसिलिटी कार्डियक रिलेटेड है कि नहीं, आईसीयू प्रॉपर है कि नहीं, डिलीवरी कौन कर रहा है, उसने इस तरह के कितने केसेस हैंडल किए, वो सब चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। खराब केसेस या सीवियर हार्ट फेलियर के केसेस में आप गाँव में दाई माँ के द्वारा या अनट्रेन्ड हॉस्पिटल्स में अनकेयरिंग जगह पे फैसिलिटी कुछ नहीं है, वहाँ पे डिलीवरी मत कराइए, क्योंकि वहाँ माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु का चांस बहुत बढ़ जाएगा। अगर खराब केस है जहाँ प्रेगनेंसी हार्ट फेलियर वाले मदर में की जा रही है, जहाँ पहले से जान का खतरा है, तो वैसी डिलीवरी आपको प्रॉपर सेंटर में जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हार्ट रिलेटेड अवेलेबल है वहाँ पे ही करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। थोड़ा ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। अगर आप अफोर्ड कर सके तो अच्छा है, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ मल्टीपल सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है वहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको कम कॉस्ट में या फ्री के चार्ज में भी आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। पर लोकल लेवल के हॉस्पिटल्स में या लोकल प्रैक्टिशनर या दाई वगैरह के पास वैसी डिलीवरी मत कराइए जो हाई रिस्क केसेस है, वहाँ मृत्यु का चांस बहुत बढ़ जाएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर हाई रिस्क डिलीवरी है तो आपको हाई सेंटर में जहाँ सारी फैसिलिटी हो वहीं पे करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि डिलीवरी के बाद कैसा मैनेज करना है, पोस्टमार्टम मैनेजमेंट क्या करना है, माँ और बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, उसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने उसको प्रॉपरली ध्यान दिया नहीं है और बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होता है, उसको ध्यान करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार माँ की कंडीशन बिगड़ जाती है तो वो मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। माँ की फेलियर में चली गई या उसको एम्बोलिज्म हो गया, वो पल्मोडिमा में चली गई, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो पोस्टमार्टम डिलीवरी के इमीडिएट बाद कैसे मैनेज करना है, उस समय इको की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस समय बच्चा को कौन देखेगा, माँ को कौन देखेगा, माँ का केयर कैसा होगा, यदि माँ की कंडीशन बिगड़ गई तो कौन संभालेगा, वो सारी चीज़ों को भी पहले से एंटीसिपेट करके प्लान करना जरूरी है। उसको अब लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देंगे तो फिर जब कंडीशन बिगड़ेगी तो संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, डॉक्टर के लिए भी मुश्किल पड़ेगा और पेशेंट के लिए भी मुश्किल पड़ेगा, रिलेटिव्स के लिए भी मुश्किल पड़ेगा, और बच्चा तो ऑब्वियसली परेशान होगा ही वैसे टाइम पे। तो अगर डिलीवरी के टाइम क्या होता है, बच्चा प्रीमैच्योर होता है तो कैसे प्लान किया जाएगा, और डिलीवरी के बाद माँ की कंडीशन बिगड़ती है या कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जो पहले की से ही काफ़ी चांस है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को पहले से प्लान कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग को अगर कंजेनाइटल कंडीशन है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो वैसे लोग को जेनेटिक काउंसलिंग भी करना ज़रूरी है कि अगर माँ और बाप दोनों को उस तरह का प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों जीन्स एक साथ अगर आएंगे तो बच्चे को ट्रांसमिट होने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चे का भी प्रॉपरली स्कैन हो जाना चाहिए। 5वें महीने में बच्चे का एक बेसिक अनोमली स्कैन होना चाहिए और 7वें महीने में एक डिटेल्ड अनोमली स्कैन बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि माँ को हार्ट का जो कोई प्रॉब्लम है वो बच्चे को भी ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं वो देखना जरूरी है। ऑब्वियसली हार्ट अटैक वाले पेशेंट में ये उतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक का जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि माँ को हार्ट अटैक हुआ तो बच्चे को माँ के पेट में हार्ट अटैक हो जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अनलेस किसी को कोई कंजेनाइटल बच्चे को प्रॉब्लम हो, ऐसा बहुत बहुत रेयर एल्कापा सिंड्रोम और ये सब में होता है, पर वो चीज़ें आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत रेयर, अगर वैसा कुछ मिला तो आपको फीटल स्कैन के दौरान पता चल जाएगा। पर उस तरह की पैथोलॉजीज के लिए भी आपको एक बार एटलीस्ट स्कैन कर ले तो सेफ रहेगा। माँ को अगर कोई ऑटोइम्यून पैथोलॉजी की वजह से, कोई वाल्व की बीमारी की वजह से या कोई जन्म से विकृति है खासकर, वैसे केस में बच्चे को है या नहीं, तो आपको उसके लिए बच्चे का स्कैनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा, आप ज़्यादा बेटर वे में प्लान कर सकते हो। बच्चे का स्कैन एक 5वें महीने में होना चाहिए और एक 7वें महीने में, और एक्सपर्ट जो फीटल इको करने में या फीटल सोनोग्राफी करने में एक्सपर्ट है उनके पास ही होना चाहिए। कई बार आप रूटीन जो रेडियोलॉजिस्ट को बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो उनके पास अगर करवाते हैं तो कोई फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट मिस होने का चांस रहता है। प्रेगनेंसी का सोशल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इमोशनल इम्पैक्ट, ये सब चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है। सोशल इम्पैक्ट मतलब परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, परिवार के लोग कैसे मैनेज करेंगे, कौन चीज़ें मैनेज करेगा, माँ बेड रिडन हो जाएगी तो फैमिली कौन चलाएगा, घर खर्चा कैसे चलेगा, अर्निंग कैसे होगी, बाकी काम कैसे होगा, वो सब चीज़ें भी मैनेज करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देखना ज़रूरी है कि बाई चांस माँ को लंबा समय एडमिट करना पड़ता है तो फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, कहाँ एडमिट करेंगे, इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब चीज़ों को भी पहले से प्लान करना ज़रूरी है। और इमोशनल इम्पैक्ट को भी मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में माँ को चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, तो उसकी वजह से माँ डिप्रेशन में आ जाए, माँ को इमोशनल प्रॉब्लम हो जाए, जिससे वजह से बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो इमोशनल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट प्रेगनेंसी का सब कुछ आपको पहले से प्लान करना जरूरी है। लास्ट मोमेंट में सडन सरप्राइजेज हो जाए तो आपको फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आपको मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी का टाइमिंग को भी प्लान करना जरूरी है।
अगर रीसेंट हार्ट फेलियर हुआ है, रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है, रीसेंट कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसमें पेशेंट स्टेबल हो तब तक आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए। आपको पेशेंट को स्टेबल होने देना चाहिए। जब पेशेंट की स्टैमिना अच्छी है, चलने फिरने में सांस वगैरह नहीं फूल रहा है, तब आपको प्लान करना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट आप कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल है कि नहीं। उसके लिए आप माँ का ट्रेडमिल टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकती है कि नहीं। अगर वो ट्रेडमिल में अच्छा एफर्ट टॉलरेंस मेंटेन कर सकती है और 8 से 10 मिनट तक ट्रेडमिल पे चल सकती है, 8 से 10 मिनट्स हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उतना अच्छा एफर्ट टॉलरेंस है तो फिर वो मोस्टली प्रेगनेंसी टॉलरेट कर लेगी और दिक्कत नहीं आएगी। अगर एफर्ट टॉलरेंस 5 या 6 मिनट से कम है तो फिर दिक्कत आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव या एक प्लानिंग का एक सिंपल तरीका है जिससे आप जज कर सकते हो कि माँ प्रेगनेंसी टॉलरेट कर सकती है कि नहीं। प्लान करने से भी पहले प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से काउंसलिंग, इको, प्रेगनेंसी के इश्यूज डिस्कस करना, दवाइयों के इश्यूज डिस्कस करना और ये जेनेटिक काउंसलिंग करना और एक ट्रेडमिल टेस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर ट्रेडमिल अवेलेबल नहीं है तो सीढ़ी चढ़ा के देख लीजिए 4-5 बार सीढ़ी चढ़ पा रही है कि नहीं। अगर प्रॉपरली उनका स्टैमिना अच्छा है, चलने फिरने में कोई सांस नहीं फूल रही है, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने में कोई सांस नहीं फूल रही है, तो फिर बेहिचक होकर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए एक सीढ़ी चढ़ने में भी सांस फूल रही है या 200-400 मीटर चलने में भी सांस फूल रही है, तो फिर वैसे लोग को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि प्रेगनेंसी का जब स्ट्रेस आएगा तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि कोलैबोरेटिव केयर होना चाहिए जिसमें फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सब लोग साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में दिखाओगे जहाँ सिर्फ कार्डियो का फैसिलिटी है, कि सिर्फ गायनी का फैसिलिटी है, कि सिर्फ फिजिशियन अवेलेबल है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर वैसे हॉस्पिटल में भी दिखा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोग इन्वॉल्व रहने चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हो या एक ही बंदे को जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ आप डील कर रहे हो। हाई रिस्क केस है जहाँ हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए, फिजिशियन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, खासकर अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और सबको रेगुलर बेस पे दिखाते रहिए, भले सेम हॉस्पिटल में ना भी हो, अलग अलग हॉस्पिटल में भी हो, लेकिन सब इन्वॉल्व होने चाहिए। सब रेगुलर बेसिस पे माँ और बच्चे दोनों का असेसमेंट करते रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप कोलैबोरेटिव केयर नहीं करोगे जिसमें माँ का इन्वॉल्वमेंट, फादर का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और सारे अलग अलग तरह के डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट एक साथ नहीं होगा, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसके अलावा मेडिसिन का भी प्रॉपरली आपको ध्यान रखने की जरूरत है, किस डोज पे मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से बीपी का पर इफेक्ट क्या हो रहा है, शुगर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, पल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बच्चे पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को भी रेगुलर बेस पे मॉनिटरिंग करते रहना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने का भी जरूरी है, उसमें माँ को और बच्चे को प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए। माँ को प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, यानी फल सब्जी और प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और इसेंशियल हेल्दी फैट्स ये तरह ज़्यादा लीजिए। बहुत ज़्यादा फैट खा के वजन बहुत बढ़ा लीजिए, नहीं तो हार्ट फेलियर और वर्सन हो जाएगा। और उस तरह के पेशेंट्स में प्रॉपर पोषण वाला चीज़ उनको मिलना चाहिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक और पानी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हार्ट फेलियर उससे वर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा खून पतला करने और गाढ़ा करने वाली जो दवाइयाँ या तत्व या खाद्य पदार्थ हैं वो सब भी नहीं लेना चाहिए। नेचुरल ब्लड थिकनिंग एजेंट्स और नेचुरल ब्लड थिनिंग एजेंट्स पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया, तो उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड थिनर्स या थिकनिंग एजेंट्स ऑलरेडी अगर आपको चालू हैं और ये साथ में आपने खा लिया या कर लिया ज़्यादा तो दिक्कत हो सकती है। लाइफस्टाइल को प्रॉपरली अगर मेंटेन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। और एक प्रॉपर सपोर्ट नेटवर्क आप बना सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक सोशल मीडिया ग्रुप बना सकते हो, जिसमें इस तरह के हार्ट पेशेंट्स को एक साथ अगर आप रखोगे तो एक दूसरे से लोग एक्सपीरियंस शेयर करके भी कई बार काफ़ी कुछ सीखते हैं। एक दूसरे से शेयर करके डिस्कस करके लोग का डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी काफ़ी हद तक कम होता है, तो उससे भी उनको काफ़ी मदद मिलती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए, कैसे प्लान करनी चाहिए और इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, उस बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते, बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप इस तरह के कंटेंट को देख सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको इस तरह के हेल्दी टिप्स मिल सके। और इस तरह के कंटेंट को हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रेगुलर बेस पे अपलोड करें, तो वहाँ पे भी आप हमारे कंटेंट को देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।